एक अमेरिकी ठग जो कई बार जेल से भागने के लिए जाना जाता है। एक चतुर और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 5 साल से भी कम समय में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 4 बार चौंका देने वाली तरह से जेल से भागने में कामयाब रहा। इसके पास भागने के अलग अलग तरीके होते थे और जो तरीका उसने लास्ट बारी यानी लास्ट जेल ब्रेक में इस्तेमाल किया वो तो नेक्स्ट लेवल था और इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर ले जाने वाला था। ये इतना मुश्किल था कि कुछ लोग आज भी ये सोचते हैं कि ये तो किसी पागल फिल्म की कहानी होगी। आज हमारी कहानी खुफिया योजना और रहस्य को जोड़ती है। हमारी कहानी 90 के दशक की शुरुआत में स्टीवन जे रसल नामक एक व्यक्ति के साथ शुरू होती है। उस समय स्टीवन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वो बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे और एक कंपनी के अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। हालांकि स्टीवन के जीवन में एक अजीबोगरीब मोड़ आया जब उसके मालिक ने उसे गलत तरीके से कंपनी से निकाल दिया और उस कंपनी के मालिक ने उसके भीतर एक आग जला दी जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जो हमेशा के लिए उसका भाग्य बदल देता है। स्टीवन लोगों और सामाजिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस खुरापाती दिमाग का उपयोग धोखेबाज बनने के लिए करने का फैसला किया। उनकी यात्रा बीमा कंपनियों के छोटे पैमाने के धोखाधड़ी कार्यों से शुरू होती है और रसेल ने कई तरह के घोटालों के जरिए खुद का गुजारा करना शुरू कर दिया, जिसमें फिसलने और गिरने की दुर्घटनाओं का नाटक करना और नकली रोलेक्स घड़ियां बेचना शामिल था। हालांकि 1992 में उनके धोखाधड़ी के कार्यों में से एक का खुलासा होता है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने उन्हें ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उजागर घोटालों के लिए 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन स्टीवन का जेल में पूरा कार्यकाल पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत जेल में प्रवेश करने के 1 महीने के बाद ही भागने की योजना तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये बात हो रही है वहां के जेल के बारे में। तो 1 महीने वहां रहने के दौरान स्टीवन ने गार्ड्स और वहां पर काम करने वालों को बारीकी से देखा। तो स्टीवन को ये एहसास हुआ कि ये कर्मचारी परमानेंट जेल कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी वो थे जो समय समय पर अपना काम करने के लिए वहां पर आते थे और फिर वहां से चले जाते थे। इसलिए स्टीवन ने उनमें से किसी एक के साथ सौदा कर लिया कि वो उनके लिए आम आदमी के कपड़े और एक हैंड हेल्ड रेडियो को जेल के अंदर उसके लिए लेकर आएगा, जिसे वो अपने जेल में रहने के दौरान यूज कर सके। स्टीवन इतना चालाक था कि वो जल्दी ही लोगों के साथ घुल मिल जाता था और अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो उसके कुछ समय के बाद वहां के कर्मचारियों ने उसके लिए कपड़ों और रेडियो की तस्करी करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद स्टीवन रेडियो पर बात करते हुए जेल से बाहर आया। उसका यह प्लान था कि वो रेडियो का बहाना लगाकर वो जेल से भाग जाएगा। तो जैसे ही उसने रेडियो चलाना शुरू किया तो गार्डों को कांच के पीछे से उसने एक सीक्रेट मैसेज दिया कि वो उसे बाहर निकालें और उसी तरह गार्डों ने जेल का दरवाजा खोल दिया और स्टीवन जेल से फरार हो गया। लेकिन वो इसके बाद जेल प्रशासन की नज़र में एक भगोड़ा बन गया। स्टीवन फ्लोरिडा राज्य में स्थानांतरित हो गया, जहां पर 1992 से 1994 तक 2 साल तक वो भगोड़ा रहा। लेकिन शायद स्टीवन को यह पता नहीं था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ है। वो नहीं जानता था कि ये जेल ब्रेक उसकी किस्मत की पहली और आखिरी जेल ब्रेक नहीं है। लेकिन उसकी ये सब हरकतें फिर भी नहीं रुकी, बल्कि और बढ़ती गई। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से ही जांच में जुटी थी, तो वो बीमा धोखाधड़ी के रूप में वहां से फिर से पकड़ा गया और जब सच्चाई सामने आई तो एक फरार अपराधी के रूप में उसकी स्थिति का खुलासा हुआ। तो उसको फिर से जेल में बंद कर दिया गया। उसे ह्यूस्टन टेक्सास जेल में वापस भेज दिया गया। तो उसने इस बार अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने जेल में अपनी सजा काटने का फैसला किया, खासकर इसलिए क्योंकि शेष अवधि 1 वर्ष से भी कम थी। हालांकि जब उसने अपनी सजा पूरी की
तो उसने सजा पूरी करने के बाद ये सोचा कि वो अब अपने ज़िंदगी में गलत काम नहीं करेगा, और रिहा होने पर उसने एक साधारण किराना दुकान के कर्मचारी के रूप में नौकरी कर ली। लेकिन वो कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि जो इंसान का नेचर होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, और उसके साथ भी कुछ यही हुआ। उसकी सोच पहले से ऐसी थी कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था और अपनी ज़िंदगी में ऐश करना चाहता था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने छोटे पैमाने की धोखाधड़ी की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में एक वित्तीय प्रबंधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास इस क्षेत्र में कोई खास करने का अनुभव नहीं था। लेकिन उसने हार ना मानते हुए अपनी तैयारी जारी रखी। उसका दिमाग बहुत तेज था। वो जल्दी से जानकारी और सभी आवश्यक चीज़ों को कैप्चर कर लेता था। वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की भाषा और उनके रहन सहन को समझ लेता था। चालाक अवसरवादी स्टीवन ने कंपनी के भीतर शक्ति और प्रभाव की स्थिति में सफलतापूर्वक अपना रास्ता बना लिया था, जिससे उसकी भव्य योजना सामने आने का मंच तैयार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए एक मूर्खतापूर्ण कदम ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने कम ब्याज दर हासिल करने के लिए अपने घर को पुनर्वित्त करने की गलती की। बैंक कर्मचारी ने उसके खाते से बड़ी मात्रा में रुपए जाते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी रकम कहां से प्राप्त कर रहा है। धन का पता लगाने पर यह स्वास्थ्य देखभाल बीमा कंपनी तक पहुंचा, जहां स्टीवन काम कर रहा था। धन का पता लगाने पर यह स्वास्थ्य देखभाल बीमा कंपनी तक पहुंचा, जहां स्टीवन काम कर रहा एक पूर्व अपराधी अभी भी पेरोल पर है। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और कुछ ही क्षणों में जिला अटॉर्नी कार्यालय तक पहुंच गई। उसने भागने का प्रयास किया। वो अपने खाते के फ्रीज होने से पहले कई एटीएम से लगभग $40,000 निकालने में कामयाब रहा। हालांकि निराशा में डूबा स्टीवन एक लापरवाह कदम उठाने का साहस कर गया। उसे विश्वास था कि उसके पास अपने घर की सुरक्षा में वापस जाने का अवसर है, ताकि वो अपना कुछ मूल्यवान सामान वापस पा सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस एक कदम उससे आगे थी। उन्होंने उसके घर की निगरानी करनी शुरू कर दी, जो कि धैर्यपूर्वक उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही स्टीवन अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो दूसरी बार कारावास की गहराइयों में चला गया। वो अपनी गिरफ्तारी के 2 महीने से भी कम समय के भीतर जेल में रहने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो हमेशा भागने की फिराक में रहता था और उसे बस मौके की तलाश थी। तो उसने एक दिन हैरिस काउंटी रिकॉर्ड ऑफिस का नंबर डायल किया, जिस काउंटी में उसे कैद किया गया था। जिस व्यक्ति ने उसकी कॉल का जवाब दिया वो कार्यालय में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी थी। बिना किसी संदेह के उसने साहसपूर्वक न्यायाधीश चार्ल्स हेम होने का दावा किया। वही न्यायाधीश जिसने एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह उसके मामले की अध्यक्षता की थी। स्टीवन ने एक चौंकाने वाले मूड का खुलासा करते हुए साजिश की कहानी बुनी। उसने उन्हें बताया कि उसके अधिकार क्षेत्र में एक कैदी है, स्टीवन रसल नाम का, और उन्होंने एक गुप्त अपील सत्र आयोजित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप घटनाओं में एक उल्लेखनीय मोड़ आया है। पेरोल जमानत जो पहले $9,50,000 बताई गई थी, उसे काफी कम करके मात्र $45,000 कर दिया गया है। हालांकि वो एक कैदी था, लेकिन अभी वो न्यायाधीश के रूप में बात कर रहा था। तो अब स्टीवन को शेष $45,000 जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ का सामना करना पड़ा, ये जानते हुए कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकती है। और इस चाल से वो जेल से बाहर निकल गया। असफल टेक्सास के हैरिस काउंटी के अधिकारियों को जल्द ही स्टीवन की चाल का पता चल गया और उसके भागने के 5 दिन बाद ही उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। दुर्भाग्य से स्टीवन के लिए पुलिस और जांचकर्ता लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे, तो इन इंटरसेप्टेड बातचीत के जरिए वो उसके स्थान का पता लगाने में सक्षम थे। उन्होंने पाया कि वो फ्लोरिडा गया था, तो यहीं पर उन्होंने इसे अचानक पकड़ लिया और उसके बाद के मुकदमे के बाद उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसे भागने के लिए 40 साल जेल की सजा सुनाई गई।
वास्तव में उसे हल्की सजा भी मिल सकती थी, लेकिन उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया और अपील के बिना फैसले को स्वीकार कर लिया। अभी तक वो जेल से 3 बार भाग चुका था, लेकिन वो हर बार पकड़ा जाता था। तो इस बार पुलिस ने उसे अच्छे से पूछताछ की और उससे पूछा कि वो किस तरह से यहाँ से भाग निकलता है। तो स्टीवन ने कहा कि वो अपने भागने की योजना पहले से ही बना लेता है। जिस हिसाब का माहौल होता है वो उसी माहौल में ढल जाता है। जब उसने जेल के भीतर एक मेडिकल विंग की उपस्थिति देखी तो इस विंग के सभी डॉक्टर और नर्स हरे और नीले रंग के स्क्रब पहनते थे, जो जेल गार्ड्स के रंग के अलावा किसी भी तरह से मिलते जुलते नहीं थे। स्टीवन ने सोचा कि वो अपने कपड़ों को उसी हरे रंग में कैसे बदल सकता है। जब ये कठिन कार्य अंततः पूरा हो गया तो उसने शुक्रवार 13 दिसंबर 1996 को सुबह के समय अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने सबसे पहले हरे रंग के ताजे कपड़े पहने और फिर उसके ऊपर जेल की सफ़ेद वर्दी पहनी। वो सुबह 4 बजे जल्दी नाश्ता करने के लिए आगे बढ़ा और नाश्ते के बाद उसने जेल के भीतर एक सुनसान जगह ढूंढी। सफ़ेद जेल की पोशाक को त्याग दिया और अब वो केवल हरे रंग के कपड़े पहने, जो उसके पिछले भागने के समान चिकित्सा पेशेवर की पोशाक से मिलते जुलते थे। वो गार्ड क्षेत्र की ओर आत्मविश्वास से चला गया। स्टीफन ने इस क्षेत्र को लंबे समय से देखा था और उसने देखा था कि हर दिन महिला गार्ड पूरी सुबह अपने आसपास पर ध्यान दिए बिना फोन पर बात करती रहती है। अटूट विश्वास के साथ वो गार्ड के पास गया तो उसे कांच के पीछे से अभिवादन किया और अचानक उसे बटन दबाने और उसके लिए जेल का दरवाजा खोलने के लिए मना लिया और स्टीफन एक बार फिर से स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। हालांकि वो ये भी जानता था कि उसके भागने का पता चलने से पहले उसे जल्दी से उस क्षेत्र से निकल जाना है। वो नहीं चाहता था कि जेल अधिकारी को पता चले कि उसने अपने घर लौटने के इरादे से एक सवारी का अनुरोध भी किया है। वैसे भी वो व्यक्ति सवारी प्रदान करने के लिए सहमत हो गया और स्टीवन पास के शहर में पहुंच गया, जहां उसने तुरंत एक टैक्सी बुलाई। उसने टैक्सी चालक को बताया कि वो ह्यूस्टन में टेक्सास मेडिकल सेंटर में एक सर्जन है। उसे एक आपात स्थिति के लिए बुलाया गया है। उसे अधिकतम गति से वहां ले जाने की सख्त जरूरत थी। मेडिकल सेंटर पहुंचने के बाद स्टीवन ने टैक्सी चालक से कहा कि वो उसके अस्पताल के लॉकर में पैसे लाने के लिए उसका इंतजार करे। हालांकि स्टीवन चला गया और कभी वापस नहीं आया। तो इस तरह से स्टीफन ने अपना सफलतापूर्वक तीसरा भागने का तरीका अपनाया था, जिससे अधिकारी अचंभित रह गए थे। तो एक बार फिर से न्याय के अधिकारी इकट्ठा हुए और उसे सजा दिलाने के लिए एकत्रित हो गए। उन्होंने उसके पीछे एक विशेष एजेंट भेजने का फैसला किया। इस एजेंट का नाम था टेरी कैप्स। टेरी जेल प्रशासन के भीतर विशेष संचालन इकाई का नेता था। प्रारंभिक खोज उन्हें जेल और उसके आसपास के हंसविले शहर में ले गई। हालांकि स्टीवन उस क्षेत्र के आसपास कहीं भी नहीं था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि उसने एक टैक्सी ली और ह्यूस्टन की ओर चल पड़ा। अंततः पूरे टेक्सास राज्य को छोड़कर मिसिसिपी में स्थानांतरित वो हो गया था। वो बॉलिक्सी शहर में चला गया क्योंकि वहां उसे जुआ खेलने और कुछ पैसा कमाने का अवसर मिला था। टेरी और उसकी टीम काम कर रही थी और अथक प्रयास से उसे खोजने के बाद वो एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में सफल रहे जो पिछले कुछ दिनों में स्टीफन के संपर्क में था। तो अंत में उन्होंने खुलासा किया कि वो बॉलक्सी मिसिसिपी में है। टेरी ने तुरंत शहर के मार्शल या शेरिफ से संपर्क किया और उसने उन्हें स्टीफन की तस्वीरें भेजी। आश्चर्यजनक रूप से स्टीफन की गिरफ्तारी में ज़्यादा समय नहीं लगा। मार्शल ने खुद उसे सड़क पर संयोग से देखा और टेरी द्वारा भेजी गई तस्वीरों से उसे पहचान लिया गया। कल्पना कीजिए कि शहर के सभी स्थानों और सभी लोगों से उसका सामना हो सकता था। उसने खुद को मार्शल के सामने पाया, जिसके हाथ में उसकी तस्वीरें थी। तो उसे अपनी सजा काटने के लिए टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जेल में भेज दिया गया। तो इस बार उन्होंने अपनी सजा में अतिरिक्त 5 साल जोड़ दिए, जिससे ये कुल 45 साल हो गया और पैरोल की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि उसे पैरोल 11 साल के बाद मिलने वाली थी। तो उसने एक तरीका निकाला जो कि उसे पैरोल प्रदान कर सकती थी।
उसने पाया कि एक विशेष प्रणाली थी जो पुरानी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों को पैरोल प्रदान करती थी। तो इसलिए उसने उन्हें धोखा देने और उन्हें विश्वास दिलाने का फैसला किया कि वो एड्स से संक्रमित है। निश्चित रूप से ये एक बहुत कठिन काम था जिसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। पहला कदम कई महीनों तक खुद को भूखा रखना था। फिर उसे कई लक्षणों का बहाना करके खुद को उल्टी करने के लिए मजबूर करना पड़ा। उसे मेडिकल रिकॉर्ड भी गलत बनाने पड़े। वो अपने रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के लिए एक स्टाफ सदस्य को रिश्वत देने में कामयाब रहा, जिससे ऐसा लगे कि उसे एड्स है और उसे एड्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और मेडिकल रिकॉर्ड में ये भी संकेत मिल रहा था कि उसे ये बीमारी है। तो उसने 8 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने और बीमार होने का नाटक किया और खुद को कोमा में उसे रखना पड़ा ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और वो मर रहा है। स्टीफन ने उन शामक दवाओं को इकट्ठा किया जो उन्हें कई दिनों तक दी गई थी। फिर उसने इन दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन किया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और 4 दिनों के लिए कोमा में चला गया। सभी पीड़ाओं के बाद जेल के डॉक्टरों को यकीन हो गया कि स्टीफन के पास जीने के लिए केवल कुछ ही सप्ताह बचे हैं। वो उसकी सलाह से सहमत हो गए, पैरोल के लिए अनुरोध किया और उसे टेक्सास राज्य के कनेडी शहर में स्थित देखभाल केंद्र में भेज दिया गया। लेकिन इस बार स्टीफन ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने अपनी खुद की मौत को झूठा साबित करने का फैसला किया। तो उसने जेल अधिकारियों और केयर सेंटर के अधिकारियों से संपर्क किया। एडम ब्रूस नामक एक डॉक्टर होने का नाटक किया। उसने एड्स के विशेषज्ञ होने का दावा भी किया और कहा कि उसके पास इस बीमारी के लिए एक प्रायोगिक उपचार है और वो जानना चाहता था कि क्या उपचार प्रयोग के लिए उपयुक्त कोई संक्रमित कैदी है। स्टीफन प्रयोग के लिए एकदम सही विकल्प था। खुद को डॉक्टर के पास पहुंचाने की योजना बनाई। उसका मानना था कि उसके परिवार या रिश्तेदारों में से कोई उसे केयर सेंटर से रिहा होने के बाद घर ले जाएगा। तो एक चालाक चाल में स्टीफन ने अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कामयाबी हासिल की और कुछ सप्ताह के बाद उसे खोज रहा था। उसने अपनी शक्ति और जोश वापस पा लिया, लेकिन उम्मीदों के विपरीत वो धोखे और चालाकी के अपने पुराने तरीकों पर लौट आया। तो इस बार उसे एक वकील का आईडी कार्ड बनाने की जरूरत थी और दुर्भाग्य से उसने अपनी असाधारण बुद्धि का गलत तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि वो प्रिंटिंग शॉप में गया और मालिक से वकीलों के सामान कार्ड बनाने के लिए कहा। मालिक को संदेह था, लेकिन फिर भी उसने उसकी सहायता की और उसे अनुरोधित कार्ड प्रदान किया और स्टीफन ने कार्ड ले लिया और चला गया। प्रिंटिंग शॉप के मालिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने ह्यूस्टन में अधिकारी से संपर्क करने और उसे जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सूचित करने का फैसला किया। तो उसने स्टीफन के लिए बनाए गए कार्ड की एक फोटोकॉपी अधिकारियों को भी भेजी। तो जब अधिकारियों ने तस्वीरें देखी तो उन्हें भगोड़े स्टीफन से काफ़ी समानता महसूस हुई। उन्होंने तुरंत टेरी से संपर्क किया। उस खबर को सुनकर टेरी को विश्वास नहीं हुआ कि स्टीफन ने फिर से ऐसा करके दिखाया है और वो तुरंत भाग गया। टेरी ने स्टीफन का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक नई टीम बनाई। स्टीफन ने अपनी मौत का नाटक करने के कुछ सप्ताह के बाद एक बैंक और डलास में एक करोड़पति होने का नाटक करते हुए गया और $75,000 का ऋण सुरक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि बैंक के उपाध्यक्ष को उसकी कहानी पर संदेह हुआ और उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा। इसलिए उसने उसका ध्यान भटकाने का निर्णय लिया और एम्बुलेंस को कॉल करके स्ट्रोक का बहाना किया और तेजी से परिसर से निकल गया। हालांकि रिपोर्ट किए जाने के बाद उसे एक अस्पताल के कमरे में सुरक्षा के तहत रखा गया जब तक कि FBI उसके मामले की जांच करने के लिए नहीं पहुंची। लेकिन एक बार फिर स्टीफन ने अपनी चालाकी और आत्मविश्वास का इस्तेमाल अपने अस्पताल के बिस्तर से किया। उसने FBI एजेंट होने का नाटक करते हुए अस्पताल प्रशासन को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि उसे रिहा किया जा रहा है, ये दावा करते हुए कि जांच समाप्त हो गई है। तो कुछ समय के बाद अस्पताल प्रशासन ने FBI को सूचित किया और उन्हें FBI से एक कॉल आया जिसमें उन्हें स्टीफन को रिहा करने का निर्देश दिया गया। FBI एजेंट आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया था। तो इस जानकारी ने उन्हें फैक्स नंबर का पता लगाकर खोज को सीमित करने की अनुमति दी, जिससे पता चला कि स्टीफन शहर के एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है।
टेरी ने खोज में सहायता के लिए क्षेत्र में स्थानीय पुलिस विभाग से सहायता का अनुरोध किया और स्टीफन के लिए एक घात की व्यवस्था की। जबकि वो फैक्स मशीन का उपयोग कर रहा था, टेरी जानता था कि स्टीफन बीमा कंपनी को अतिरिक्त दस्तावेज भेजने के लिए फिर से उसका इस्तेमाल कर सकता था। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि स्टीफन उसी फैक्स मशीन का उपयोग करेगा। लेकिन योजना ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब दो जासूसों ने अचानक स्टीफन को सड़क पर घूमते हुए पाया। तो वहां से स्टीफन को गिरफ्तार किया गया और वहां से उसे सजा भी सुनाई गई। तो अब उसके लिए वहां से जेल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ हम अपनी कहानी के अंत तक पहुंच गए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।